बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आपने जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर जलालपुर पीरवाला में जो तबाही देखी है सैलाबी पानी की वजह से, ये सैलाबी पानी जो तबाही लेके आया है, एक तरफ तो इसको भारतीय आबी जहरियत भी हम कह सकते हैं कि उसने बग़ैर बताए बर वक्त इतला दिए बग़ैर इतनी बड़ी मकदार में पानी जो है पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़ा, जिसकी वजह से ये तबाही देखने में नज़र आई। लेकिन दूसरा फैक्टर जो है जिस पर आज हमने बात करनी है वो बड़ा अहम फैक्टर है कि भारत की आबी जहरियत तो अपनी जगह, लेकिन हमने जो गफलत बरती, हमारे अदारों ने जो गफलत बरती, जिसकी वजह से आज लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनका अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है, लोगों की ज़िंदगियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनका जो छत थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ज़फ़र हयात, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान फार्मर एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और इसके अलावा प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं। जनूबी पंजाब में बड़ी गहरी नज़र है और दरियाए सतलुज के बारे में ख़ास तौर पे बात करूँगा कि ये इसने जो कहा जा रहा है कि इसने अपना रुख मोड़ लिया है। कमोबेश अगर 1-2 किलोमीटर दरिया अपना रुख मोड़ता है तो इसको एक रूटीन मैटर समझा जाता है, लेकिन अगर 15 से 20 किलोमीटर दरिया अपना रुख मोड़ ले, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो दरिया ने रुख मोड़ लिया है, शेर तो हमने सुना हुआ है कि रुख मोड़ दिए दरियाओं ने, इस तरह करके कोई शेर है, लेकिन यहाँ पर खुद ही रुख मुड़ गया है या किसी ने मोड़ा गया है, इसका रुख मोड़ दिया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकार साहब, ऐसा है कि पहले तो फ्लड भी अनप्रेसिडेंटेड था। इस लिहाज से भी था कि 88 के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि 88 से भी ज़्यादा पानी था और कुछ कहते हैं उतना पानी था जितना 88 में आया। सेकेंडली, इसका जो एक और डिफरेंट फिनोमिना है वो ये है, एक कंटिन्यूस बेसिस पे इतने दिनों तक इतने लाख क्यूसेक का मुसलसल चलना। पहले क्या होता था जी, 5 दिन 7 दिन 10 दिन आया और उसने अपने डैमेजेस करने हैं वो किए और पानी फिर वापस आ गया और लोग जल्दी रीसेटल हो जाते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था जब वापस पानी मुड़ता था तो फसलें भी बच जाती थी। अब इस केस में क्या हुआ है कि मुसलसल जब 15 से 20 से 25 दिन पानी गुजरता रहा तो फसलें तो सारी ख़त्म, सही, और पानी भी बहुत ज़्यादा आया। जैसे आपने कहा कि इसमें शायद अच्छी कोऑर्डिनेशन अगर इंडिया पाकिस्तान से करता तो पानी की मैनेजमेंट और ज़्यादा बेहतर हो जाती। एक रेले के बाद दूसरा रेला छोड़ना, एकदम छोड़ना, ये हमारे लिए सर वो इंडिया ने आप जितनी मार खाई है, उस मार को बचाने के लिए वो क्यों आपको बताए? अब उसके बाद हथियार ही यही रह गया। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो जंग है वो पानी की जंग होनी है, तो मेरे ख्याल उसका आगाज़ हो चुका है। इसका तदारुक हमारे अदारों को भी है, हमारी अस्करी क़यादत को भी है, और हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर भी ये आवाज़ उठा दी है कि भारत जो कुछ कर रहा है, ये वाटर वॉर शुरू हो चुकी है। अब उसका इंतज़ार जो है ना हमें नहीं करना, अब उसके लिए हमें तैयारी करनी है। फ़िज़ाओं में और ग्राउंड में तो हमने साबित कर दिया कि जंग हमसे नहीं वो जीत सकते। अब इस वाटर वॉर को लड़ने के लिए हमें क्या करना है? सर देखें, आपने बहुत ठीक बात की। देखिए, एक इंसान, एक जंग होती है ना जी, उसके पीछे भी कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। आप जब जंग लड़ते हैं तो जंगी मैदान में जाके जंग लड़ते हैं, इनोसेंट लोगों से जंग नहीं लड़ते। पास्ट में भी जब जंगें होती थी, एक फौज दूसरी फौज से लड़ती थी। बहुत कम ऐसी फौजें होती थी जो जहरों में घुस के, और उसकी एग्जाम्पल्स हैं, चंगेज़ खान है, इस तरह की, वो कम एग्जाम्पल्स हैं, उनको कभी अच्छी उससे नहीं याद वो किया जंग तो नहीं, वो तो कत्लेआम था। वो कत्लेआम था और ये नॉर्मली नहीं होता था। यानी हमेशा जब भी जंग होती है, 2 आर्मीज की जंग होती थी। ये जो जंग है ये घटिया किस्म के हथकंडे हैं जिसमें आप इनोसेंट लोगों को तबाह करें। खैर, जो आप असल बात कर रहे थे कि जब पानी इधर आया, जनाब पानी आ गया। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ एम्प्रेस ब्रिज की आपको। अंग्रेज़ों ने इसको बने हुए 100 साल तकरीबन हो चुके हैं। आप ये देखें कि उन्होंने उस वक्त उनके पास जो हिस्टोरिकल डाटा था उसकी बेस पे इतना गुजारा कि आज भी अगर इसमें से 50,000 60,000 क्यूसेक और गुजरता तो फिर भी वो महफूज खड़ा था। अब आपने 2 प्रोजेक्ट बनाए और ये 88 के बाद बने दोनों प्रोजेक्ट। एक आपके गिलानी एक्सप्रेस वे बना जो आपको जलालपुर से कनेक्ट कर रहा है उच्च शरीफ तक, और दूसरा आपने मोटरवे गुजारी। जब आप गिलानी एक्सप्रेस वे बना रहे थे तो आपने एक झांगड़ा पुल कहलाती है, वहां से गुजरना था।
आपको पता है कि यहाँ से 2 लाख क्यूसिक की कम से कम कैपेसिटी का पुल हम बनाएं जो इसको पानी को गुजार सके। सही। इससे ऊपर आया तो ठीक है, वो तो फिर हर किसी की किस्मत। वो आपने, और जो आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, अगर कभी आपको मौका मिले, कभी आप टीम जाके लेके जाएं, मैं आपको वहाँ पे लोग दे दूंगा जो आपको, हम तो देख चुके हैं, फैसिलिटेट कर देंगे। उस गिलानी एक्सप्रेसवे में कोई उस पुल के अलावा जगह ही नहीं छोड़ी जहां से पानी गुजरे, सिवाय उन छोटे खालों के जिन्होंने राइट है ऊपर से नीचे, यानी जिसने ईस्ट से वेस्ट जाना है। ये दरिया की बेड के ऊपर था सारा। ये दरिया का बेड देखें, सतलुज का बेल्ट जब चलता था 10 किलोमीटर के विड्थ में चलता था, चौड़ाई में, ठीक है, मैक्सिमम। सही। उसमें ये पानी ये ले जाता था अपना 1.5-2 लाख क्यूसेक। अब वहां पे आके आपने उसको नैरो किया, उस पुल से गुजारा और उस पुल की जगह रख दी 60-70 हज़ार क्यूसेक। अगर वो 2 लाख क्यूसेक की जगह होती, चलें लोगों ने साइड पे बंद बांधते, बंद बांध के ऊंचा करते और पानी को उस महदूद जगह से 2 लाख क्यूसेक गुजार लेते। ना बंद बना और ना डिजाइन में। बंद तो बने लेकिन आगे जगह नहीं थी पानी गुजरने की। सही। और यही हुआ इस साल कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बंद बना लिए, 20-20 फुट ऊंचे बंद बना लिए। बंद बन गया, पूरा का पूरा एक डैम क्रिएट हो गया। अब उस डैम का पानी कहाँ निकले? 70 हज़ार के पीछे से कम नहीं हो रहा, मुसलसल बढ़ी जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। 25 दिन हो गए आई जा रहे हैं, 5 दिन होते, 7 दिन होते, 10 दिन होते, ये डैम बर्दाश्त कर जाता है, जो डैम आर्टिफिशियल बन गया था। जब वो डैम की कैपेसिटी से निकला है तो वो राइट बैंक वाला जो डैम था वो टूट गया। हाँ, मैं इसको डैम कह रहा हूँ, हालांकि डैम नहीं है, ये बंद है, एक आर्टिफिशियल सा ब्लॉक लग गया। आपने उसको हिफाजत के लिए बस पानी इसी में फ्लो करे। अब ये जो एक्स्ट्रा 1,20,000 पानी था, जब वो राइट साइड पे टूटा है तो ये नॉर्थ की तरफ चलना शुरू हो गया। सही। अब नॉर्थ में पानी नॉर्थ से साउथ आता है इन दरियाओं में, साउथ से नॉर्थ नहीं जाता। सही। तो और हमें ये बात भी पता है कि हर 1 किलोमीटर बाद, हर 2 किलोमीटर बाद हमारी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। वहां से लेके लाहौर तक की पता नहीं कोई 3,000 या 4,000 फुट का फासला है आपके सी लेवल से। तो ये पानी पहले नॉर्थ की तरफ गया है, आगे बंद लगा हुआ है, और फिर ये पानी वापस जहां से आ रहा था ईस्ट साइड से वापस ईस्ट की तरफ चलना शुरू हो गया। तो एक दरिया आ रहा है, वही दरिया फिर दूसरे रूट लेके वापस जा रहा है। पानी का प्रेशर डबल हो गया। कौन सी अकल मान सकती है ये बात? और ये जब हो रहा था तो क्या मैनेजमेंट, जिसके इरिगेशन डिपार्टमेंट है, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ना जी, फैक्ट्स छुपे हुए तो नहीं है। ये मैंने वर्ड सुना भी था, जो DGPDA में काठिया साहब हैं, उन्होंने ये लोगों को अंग्रेजी में बताने की कोशिश की कि रिवर्स वाटर इफेक्ट आ रहा है। हालांकि वो असल बात नहीं उन्होंने बताई कि ये क्यों आ रहा है, सर इसकी वजूहात क्या है। रिवर्स फैक्टर 2 होते हैं। एक रिवर्स फैक्टर ये है कि आगे आपने 2 लाख क्यूसेक का पानी था, वो उससे ज्यादा नहीं गुजर सकता, साइड पे आपने बंद बना लिए। अब वो पानी, या पानी जा रहे आगे, और पंजनत का पानी, पंजनत पे आपके जो चनाब का पानी है वो 5 लाख क्यूसेक है, यहां से 2 लाख क्यूसेक है, तो 5 लाख क्यूसेक इसको रिवर्स मारेगा। एक ये रिवर्स इफेक्ट है। ये वाला रिवर्स इफेक्ट डिफरेंट है, ये मैन मेड रिवर्स इफेक्ट है। अच्छा। वो नेचुरल रिवर्स इफेक्ट होता है। तो मैन मेड में ये कह रहा हूं कि आपने मोटरवे की प्लानिंग बिल्कुल नकारा की, आपने झांगड़ा पुल जिस पे से गुजारा, गिलानी एक्सप्रेस जिसे कहते हैं वे, वो बिल्कुल नकारा की। आपने जगह ही नहीं छोड़ी कि अगर 2 लाख क्यूसेक आएगा तो इसमें से गुजारेंगे कैसे हम। तो ये जो है ये अननेचुरल था, ये मैन मेड है, मैं इसे कह रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, इसके पीछे कुछ लोग जिम्मेदार होंगे, बिल्कुल, जिन्होंने डिजाइनिंग की होगी रोड की, इरिगेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने बताया होगा, देखें जी 88 में हमने 1,50,000 1,60,000 पानी को भुगता है यहाँ से, और हमें मुश्किल आई, और ये एरिया कल 2 लाख भी हो सकता है, कल 2 लाख भी हो सकता है। तो आप कम से कम 60-70 कैपेसिटी से ज्यादा की प्लानिंग करके आप ये पुलें बनाएं। ये किसने देना था जनाब? इरिगेशन डिपार्टमेंट। अमल किसने कर रहा था? NHA डिपार्टमेंट। जब वो चाइनीज कंपनी को ला रहे थे CPEC की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो चाइनीज यहाँ के इंडिजिनस लोग तो नहीं है, उनके पास तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो हमने देना था। तो वो डाटा आपने ठीक प्रोवाइड किया। अगर ठीक प्रोवाइड किया तो आए, सामने बैठे, कोर्ट में बैठे, लोगों की आके पंचायतों में बैठे, आके लोगों को जवाब दें कि तुम लोग गलत कह रहे हो, हमने तो ये सारे काम किए हुए थे।
तो ये तो मैन चाइनीज मेड ने भी तो यकीनन स्टडी तो की होगी ना, उन्होंने अपना एनालिसिस तो किया होगा कि अगर यहाँ से 88 में 1.5 लाख क्यूसेक गुजरा है तो 10 साल बाद हो सकता है 2 लाख हो जाए, अगले 10 साल बाद ये 2.5 लाख हो जाए, और अगर इंडिया और मज़ीद बुजदली का मुजाहरा करे, वो 3 लाख क्यूसेक छोड़ दे, तो वो उनके माइंड में तो होगा, या कि सिर्फ उन्होंने डिपेंड किया जो हमने बताया। ये बात सर मेरे पास सच्ची बात है, इसका जवाब नहीं है। जब मैं देखता हूँ चाइना की अपनी डेवलपमेंट तो बड़ी प्लान्ड होती है, और वहां कोई गलती करे तो उसको लटका देते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर इतना बड़ा कोई ब्लंडर करे जिससे लाइफ की लॉसेस हो जाए, यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ ऐसा शामिल था या कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी हमारे सिस्टम का शिकार तो नहीं हो गए? बस हमने उनको मोल्ड कर लिया जी अपने मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक चलना शुरू हो गया हमारे। बिल्कुल। अब इसके अलावा तो हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन बचती नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं सर, मैंने ये सुना है, आप क्योंकि वहाँ के उस एरिया के रहने वाले हैं, कि वहाँ पर कोई एक पुलिस वाले डीएसपी साहब थे, उन्होंने वहाँ के जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको ये सारी तबाही आने से पहले आगाह किया कि आप फ़लानी जगह पर ब्रीच करें या फ़लानी जगह पर अगर पानी को डाइवर्ट किया जाए तो हम इस तबाही से बच सकते हैं। तो वो क्योंकि एसी साहब खुद को बाबू समझते हैं और वो समझते हैं अकले कुल हैं, जैसे हमारे लोग दूसरे लोग समझते हैं कि इस मुल्क में हम ही अकले कुल हैं, बाकी कोई अकले कुल नहीं है। तो बजाय उनकी बात को सीरियस लेने के, उस पर कोई मिल बैठ के कोई प्लानिंग करने के, वो डीएसपी साहब को सुना ट्रांसफ़र करवा दिया गया। और फिर बाद में जब ये सारी तबाही हो गई और आंखें खुली तो फिर वो एसी साहब को सज़ा के तौर पर उनको भी ओहदे से हटा दिया गया और वो डीएसपी साहब बहाल हो गए। इसमें कितनी हकीकत है, या सिर्फ ये अफसानवी कहानी है, या लोगों ने जो सीना गजड़ वहाँ पे बातें चल रही थी वो फैलती फैलती हमारे तक पहुँची? नहीं, बातें तो इसमें सच्चाई तो है, लेकिन मैं इसको ना एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि लोग किस तरह वेस्ट की कंपनीज चीज़ों को सीरियस लेती हैं। बोइंग एक बहुत बड़ा एक हवाई जहाज़ बनाने की एक कंपनी है। आपस में एक मीटिंग हो रही है, उसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि लोग विंडो सीट बहुत मांगते हैं जहाज़ पे। तो उसने वो सुन रहा था, जैनेटर था, सुनते हुए उसने कहा जी आप ये करें कि पाँव के अंदर भी आप शीशे लगा दें ताकि वो उनको वो वाला भी व्यू नजर, जो इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन उन्होंने उसकी बात पे तवज्जो ज़रूर की। तो उन्होंने कहा नहीं, हम वो तो नहीं कह सकते, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है अगर हर सीट के सामने हम स्क्रीन दे दें और बाहर का व्यू भी देखते हैं, और वो बाहर का व्यू देखना चाहते हैं, फ्लाइट देखना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट उनके जहन में आया इस एक इनपुट से। वो फिर भी डीएसपी था जी, वो फिर भी उस इलाके को जानता था, कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है, बेट का इलाका कैसा है। जो एसएचओ होता है ना जी, और एएसआई होता है, डीएसपी होता है, उनसे ज़्यादा इलाकों का, या जो वहाँ का लोकल जिम्मेदार होता है उससे ज़्यादा इलाके का किसी को नहीं, या पटवारी को पता होता है। पटवारी तो बहुत ही ज़्यादा पता होता है उसको, लैंड उसको तो हर घर का पता होता है। इसमें बच्चे कितने हैं? मैं जब पटवारी से बात करता हूँ, मैं अब किसी का नाम लिए बगैर, वो कहते हैं जी हमारी औकात है, हम तो मीटिंग वाले रूम में घुस नहीं सकते। हालांकि क्या होना चाहिए था कि ये एसएचओ, एएसआई, पटवारी, तहसीलदार ये बैठे होने चाहिए, इनसे ये लोग बैठ के इनपुट लें इलाके की। वहाँ का इरिगेशन का एसडीओ कम से कम होता, इरिगेशन का एसडीओ वहाँ बैठा, या उधर वो जो नाले खालों की सर ओवरसीयर वहाँ बैठा होता। यानी जो ओवरसीयर और जो मेट जिन्हें हम कहते हैं, ये इनसे ज्यादा किसी को नहीं पता होता, इनकी औकात कोई नहीं है, इनसे कोई पूछता नहीं है। वो कहते हैं कि प्लानिंग हम करेंगे, भाई प्लानिंग आप ही करें, आप ही एक्सपर्ट हैं, हम ये बात मानते हैं, आप ही एक्सपर्ट हैं, आप ही हार्वर्ड से शायद पढ़ के आए होंगे। लेकिन उस बेचारे को जिसको ग्राउंड रियलिटी पता है, जो ईंट लगा रहा है, जो गारा बना रहा है, उसे देखो तो सही, उसे पूछ तो लो। वो कह रहा है कि सीमेंट अच्छा नहीं है, इससे मिसाला अच्छा नहीं बन सकता। तो वो आर्किटेक्ट है, नहीं ये कौन होता है मुझे बताने वाला? उसने तो अपनी कमीशन ले ली, ठीक है ना जी। वो आप हैं भाई आर्किटेक्ट, आप प्लानर हैं, लेकिन आपका मेट, आपका एसडीओ, आपका एसएचओ, एएसआई, पटवारी, तहसीलदार साहब, ये अपने इलाके को बेहतर समझते हैं, इनसे मशवरे लें आप। या और जिम्मेदारों की वहाँ की लोकल कमेटी बनाए, पॉलिटिशियन की ना बनाए। पॉलिटिशियन ने यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा काम इस वक्त ख़राब किया वहाँ पे। देखिए हमारे इलाके में तो जो पानी आना था आ गया, हमारे जो नुकसान होने थे वो हो गए। क्या हम आने वाले वक्त में भी अपनी आंखें ना खोलें और आने वाले वक्त में भी अपनी प्लानिंग ठीक ना करें? ये फिनोमेना रुकना नहीं है जी। आप फूड सिक्योरिटी के हवाले से मैं लेक्चर्स देता हूँ, मुझे क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ना होता है। आने वाले वक्तों में क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। आप
कोई उसकी तदारुक नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आपका काम नहीं है, ग्लोबल लेवल पे होगा, सारे मुल्क बैठ के करेंगे। आपका सिर्फ काम है मिटिगेट करें, जितना कम से कम उसका इफेक्ट को रोका जा सकता है उसके इफेक्ट को रोकें। क्लाउड बर्स्ट होंगे। देखिए मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं